तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि तेन्यू और एक डिसाइपल के बीच में फाइट छिड़ गई थी, जहां पर तेन्यू बहुत ही आसानी के साथ में इस डिसाइपल को जान से मार देता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा उदास हो जाता है। तभी वो अपने सेकंड डिसाइपल लियू यांग को बोलता है तेन्यू जिंदा नहीं बचना चाहिए। इस पर लियू यांग भी यहाँ पर अपने आइस फ्रीजिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से तेन्यू उसके अंदर में कैद हो जाता है और लियू यांग उसे जान से मारने के लिए जाने लगती है, जिसे देखकर चिंगफेंग थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन तभी तेन्यू एक ही झटके में इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर लियू यांग को भी जान से मार देता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और सेकंड एल्डर को ना चाहते हुए भी यहाँ पर तेन्यू के ग्रुप को विनर घोषित करना पड़ता है। और आज से 10 दिन बाद इन लोगों की फाइट इमोर्टल पैलेस के ग्राउंड में होने वाली है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को मिस पिंग को दिखाया जाता है, जो कि तेन्यू को बोलती है तुम्हें तो हम लोगों के मेधावंती वंश के पावर के बारे में पता ही है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे जितनी भी बड़ी रकम हो तुम इस चीज के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। इस पर तेन्यू मिस पिंग को ग्रीट करके यहाँ पर सभी लोगों को बताने लगता है कि जैसा कि मिस पिंग ने यहाँ पर बताया है कि मैंगी चिंगफेंग से थोड़ी सी पावरफुल है, इसलिए मैंगी यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए जाएगी और चिंगफेंग इसी जगह पर रुककर हम लोगों का बैकअप के रूप में काम करेगा। इस बात को सुनकर चिंगफेंग का मुंह उतर जाता है। तभी मिस पिंग बोलती है यहाँ पर 3 प्रमुख जल्दी से खड़े हो जाओ। इस बात को सुनकर मास्टर तेन ताई हंसने लगता है और वो बोलता है चलो तुम लोगों को यहाँ पर जो कुछ भी चाहिए वो तुम लोग मुझसे मांग सकते हो। इस पर तेन्यू बोलता है सेक्ट मास्टर मुझे एक स्पेस एट्रीब्यूट वाले लड़की की जरूरत है, क्या आप मुझे उस लड़की को दे सकते हो, क्योंकि मुझे अल्टीमेट सब जून फ्लाइंग स्वॉर्ड को इस्तेमाल करना है। इस बात को दूर से यह लड़की भी सुन रही होती है और वो अपने दूसरे साथी को चिढ़ाते हुए बोलती है तेन्यू तुमसे कई ज्यादा पावरफुल और बेहतर है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेन्यू तुम्हें फ्यूचर में नहीं भूलेगा। इस पर इस लड़की का मुंह उतर जाता है। तभी यह लड़की बोलती है सेक्ट लीडर मुझे एक ऐसी स्वॉर्ड चाहिए जो कि 5 तत्वों से मिलकर बनी हो, क्या आप मुझे ऐसी स्वॉर्ड को प्रोवाइड कर सकते हो। इस बात को सुनकर ये लड़की थोड़ी सी खुश हो जाती है और वो बोलती है सिस्टर आप अब भी मेरे बारे में सोचती हो। तभी चिंगफेंग बोलती है सेक्ट मास्टर मुझे एक एशियन स्वॉर्ड चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और साथ ही वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल भी करना चाहिए। इस पर मास्टर तेन ताई इन तीनों को बताने लगता है कि जब तक तुम लोग सोल पैलेस में हो तब तक तुम लोगों को किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तुम लोगों को सबसे पहले डिवाइन सोल पैलेस और इमोर्टल सेक्ट को हराना होगा, तब जाकर मैं तुम लोगों को होली सन और होली डॉटर की उपाधि को दे दूंगा, जिसकी वजह से तुम लोगों के रुतबे में 4 चांद लग जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी तेन्यू और उसके साथ यहाँ पर सेक्ट मास्टर को इस चीज के लिए ग्रीट करते हैं और तेन्यू सेक्ट मास्टर को बताने लगता है कि आपने जो अभी हम लोगों के ऊपर भरोसा किया है हम लोग उसे टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोग डिवाइन सोल पैलेस और इमोर्टल सेक्ट को हराकर इस जगह पर आएंगे। इस पर मास्टर तेन ताई बोलता है ठीक है। तभी हम लोगों को चीफ तेन को दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोचने लगते हैं कि मेरे पिताजी को तेन्यू के जैसे ही एक इंसान की जरूरत है, क्योंकि तेन्यू सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तभी मास्टर तेन ताई बोलता है आप लोग इस जगह पर कुछ देर के लिए और रह सकते हो, क्योंकि जब तक 9 रैंक की कॉम्पिटिशन शुरू नहीं हो जाता है तब तक तुम लोग दोबारा से अपने मेधावंती वंश में जाकर आराम कर सकते हो। इस पर मिस पिंग बोलती है मास्टर तेन ताई मैं पहले सीक्रेट स्थान को ढूंढने के लिए अपने सेक्ट में जाना चाहती हूँ, क्योंकि सोल पैलेस के लिए हम लोगों ने 10 साल से करीब मेहनत की है। इस पर मास्टर तेन ताई भी हाँ बोलकर एक स्टोन को मिस पिंग को दे देता है, जिसे देखकर सेकंड एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी मास्टर तेन ताई बोलता है इमोर्टल सेक्ट के रैंकिंग कंपटीशन के बैच को तुम लोगों को सौंप दिया गया है। इस पर मिस पिंग भी इस चीज को अपने पास रखते हुए बोलती है सेक्ट मास्टर आपका इस चीज के लिए थैंक यू, आज से 10 दिन बाद दोपहर को हम लोग इसी जगह पर मिलेंगे। इस पर मास्टर तेन ताई बताने लगता है कि मिस पिंग आप मेधावंती वंश के डेजो के पास जाओगी और जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को तुम अपने साथ ले जाओगी। इस पर मिस पिंग भी हाँ बोलकर अपने स्पिरिचुअल बोर्ड को इस जगह पर अपेयर कर लेती है और एक एक कर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी इस स्पिरिचुअल बोर्ड के ऊपर में आ जाते हैं। तभी हम लोगों को मास्टर तेन ताई को दिखाया जाता है, जो कि ग्राउंड में सभी लोगों को बता रहा था कि GOY के रैंकिंग कंपटीशन के लिए अभी भी कंपटीशन शुरू है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी अपने एम्पर को बोल रहा था कि हम लोगों के सेक्ट के अंदर कुछ दिनों के लिए इस जगह से कहीं पर चले गए हैं, इसलिए आपको अपने शादी के प्रस्ताव को लेकर रोंगहुंग पैलेस में जाना चाहिए, क्योंकि इस चीज की वजह से हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में इस कंपटीशन को जीत जाएंगे। इस पर ये लड़का बोलता है सच में आपका ये प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम लोग कंपटीशन के लिए कब जा रहे हैं। इस पर एम्परर बोलता है कल को। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये एम्परर किसी को बोल रहा था कि मैं इस जगह पर अपने बेटे की शादी की बात को करने के लिए यहाँ पर आया हूँ।
क्योंकि रू यांगचेंग और यूके की शादी हो जाने से हम लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो तुम्हारा इस चीज के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूँ कि अगर तुमने इस शादी से इनकार किया तो इस चीज का तुम लोगों की फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। इस पर ये लड़की बताने लगती है कि जूनर नांगचोंग डायनेस्टी की सबसे बड़ी प्रिंसेस है, इसलिए यंग पीढ़ी इसके शादी का फैसला खुद से नहीं कर सकती है। इस बात को सुनकर ये एम्परर बोलने लगता है कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंट नांगचेंग के सामने जाकर मैं इस विवाह के प्रस्ताव को रखने वाला हूँ, तो वो सीधे मुंह हम लोगों को मना नहीं कर सकता है। इस पर ये लड़की बोलती है, आप यहाँ पर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि प्रिंसेस की शादी के लिए सेठ नांगचेंग का हाँ बोलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पर ये एम्परर बोलता है, अगर वो सभी लोग राजी हो जाते हैं तो प्रिंसेस मुझे नाराज करने के बारे में कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती है। और क्या यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब बातें तुम्हें समझ में आ रही है? क्योंकि अगर प्रिंसेस ने मेरी बात को ना मानने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से तुम सभी लोगों को इसका अंजाम भुगतना होगा। इस पर ये लड़की बोलती है, यंग पीढ़ी आपके इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगी। इस पर ये एम्परर थोड़ा सा खुश हो जाता है और वो बोलता है, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा, और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लड़की हम लोगों को बताने लगती है कि हेवनली एल्डर को कड़ी सजा दी गई थी, लेकिन अब इस शादी के प्रस्ताव की वजह से अब उन्हें बाहर लाना ही होगा, इसलिए मुझे यहाँ पर डर लग रहा है कि वो इस शादी के लिए एग्री नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर किंगर इस जगह पर खड़ी होती है, लेकिन तभी ये लेडी इस जगह पर आ जाती है, जिसे देखकर किंगर बोलते हैं, मास्टर आप इस जगह पर क्या कर रहे हो? इस पर ये लेडी बताने लगती है कि तुम इस माउंटेन के ऊपर में बहुत लंबे टाइम से हो, इसलिए मुझे देखने गए हो कि तुम्हारी बॉडी में क्या कोई प्रॉब्लम हुई है या नहीं। इस पर किंगर बोलती है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि पिछले 3 महीने से मुझे कोई भी अटैक नहीं आया है। इस पर ये लेडी बताने लगती है कि शाश्वत भूमि को तोड़ा गया है, क्योंकि हुआंगफू सोंगजोंग के डिसाइपल ने मेरे पैलेस के बहुत सारे डिसाइपल को जान से मार दिया है, और हम दोनों सेक्ट के बीच बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से 3 महीने के बाद तुम इस कंपटीशन में भाग लो, क्योंकि आज से 3 महीने के बाद हुआंगफू सोंगजोंग के डिसाइपल भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इस पर किंगर भी हाँ बोलती है। तभी ये लेडी बताने लगती है, क्या तुम किसी को पसंद करते हो? इस पर किंगर थोड़ी सी शर्मा जाती है और वो बोलती है, मास्टर आप अचानक से यहाँ पर ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो? इस पर ये लेडी बताने लगती है कि रूइन सेक्ट के लीडर ने यहाँ पर मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा है, लेकिन पहली बार में मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन कुछ दिन पहले वो दोबारा से इस चीज के बारे में बात करने के लिए आए थे, इसलिए क्या तुम इस चीज के बारे में सोचकर मुझे बता सकती हो? लेकिन इस बात को सुनकर किंगर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मास्टर मैं अभी फिलहाल के लिए शादी नहीं करना चाहती हूँ। इस पर ये लेडी बताने लगती है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इस बार जो एल्डर आया था वो सीधे रोंगहिंग पैलेस में शादी के प्रस्ताव को लेकर गया है, और साथ ही रू यांगचेंग के एंसेस्टर ने एक नई रेलम को अचीव किया है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें बता देती हूँ कि मैं सीधे तौर पर इन लोगों को मना नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों की पावर हम लोगों से बहुत ही ज्यादा है, और अगर हम लोगों ने मना करने की कोशिश की तो इस चीज की वजह से हम लोगों का सेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें ही कुछ करना होगा। तुम अपने पिताजी से शादी के बारे में बात क्यों नहीं करती हो? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम्हारे माता पिता भी शादी के लिए राजी हो जाएंगे। इस बात को सुनकर किंगर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मेरे माता पिता ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसों के लिए वो मुझे किसी और को कैसे दे सकते हैं? इस पर ये लेडी बोलती है, मैं भी तो यहाँ पर यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी ना हो, लेकिन वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो तुम्हारा फ्यूचर भी बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसे बहुत ही ज्यादा कम लोग हैं जो कि तुम्हारे टक्कर के हैं, और इनमें से एक वह भी है। इस पर किंगर बताने लगती है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से कभी भी शादी नहीं करूंगी जो मुझे पसंद नहीं है। इस पर ये लेडी बोलती है, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुम्हें फिलहाल के लिए आने वाले कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, और अभी फिलहाल के लिए तुम्हारे पास 3 महीनों का टाइम है, इसलिए जब मैं इस जगह पर दोबारा से आऊंगी तब तुम मुझे निराश नहीं कर सकती हो। इस पर किंगर बोलती है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हुआंगफू सोंगजोंग का कोई भी डिसाइपल इस जगह से जिंदा लौटकर वापस नहीं जाएगा। इस पर ये लेडी खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। तभी किंगर इस जगह पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो नांगोंग सोंगचाओ के बारे में हम लोगों को बताने लगती है, क्या वो इतना ज्यादा बुरा पर्सन है और जो कि केवल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मेरे साथ शादी करना चाहता है? और वो ये बोल रहे यहाँ पर थोड़ी सी उदास हो जाती है, लेकिन तभी वो तेन्यू को बताने लगती है कि तेन्यू अगर तुम इस वर्ल्ड में जिंदा हो तो मैं तुमसे बस यहाँ पर एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और किंगर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।